हैं उसको जरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहां जरा फोकस्ड हम बात करें। आना चाहता हूं अमलेंदु जी, आपका वीडियो डाउन हो गया था, उस समय लाइट चली गई थी आपके यहाँ। जरा यहां समझना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कर्नाटक का चुनाव हम लोगों ने देखा, प्रशांत जी आप भी थे, कर्नाटक के चुनाव में भी बहुत फोकस्ड थी कांग्रेस पार्टी, और अभी गवर्नेंस में भी बहुत फोकस्ड है, बहुत ज्यादा अपने किए हुए हर वादे को पूरा कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वो उन वादों को पूरा करेंगे, आप अगर चुनाव जो है उन रणनीतियों के साथ लड़ेंगे, आप आपसी मतभेद को दूर करेंगे, छोटे मोटे मतभेदों को ऐसी बैठकों में निपटा लेंगे, तो आप लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि 9 साल में एनडीए की एक भी बैठक नहीं हुई, हालत यह हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना पीट करके कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, आज 50 लोगों को अपने कुनबे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एनसीपी को तोड़ के एनसीपी के एक पार्ट को, अजित पवार को अपने साथ इस कुनबे में लेके आप बैठे। आप शिवसेना को तोड़ के उद्धव ठाकरे से अलग करके एक नाथ शिंदे को अपने खेमे में ला करके बैठे हुए हैं। तो तोड़ फोड़ की राजनीति जहां हो रही है, और वहां एक ऐसा गठबंधन जो मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम मुझे तो दिखाई दे रहा है। जरा समझना चाहता हूं अमलेंदु जी आपसे कि कैसे देख रहे हैं आप। यहां से जरा भविष्यवाणी करने नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना तो है कि समीक्षा विश्लेषण उस हिसाब से हो कि हमारे तमाम दर्शक साथी जो अपना समय देते हैं 1.5-2 घंटे का, वो भी समझें, उनके लिए भी हम कुछ दे पाएं कि आखिर 2024 तक आगे होने क्या जा रहा है, जिन चीजों को हम अपनी दृष्टि से, अपनी नजरों से देख पाते हैं। जरा आप बताइए। राजीव जी, एक तो इंडिया के रुझान जो है कल शाम से ही आना शुरू हो गए हैं, और 27वां दल इसमें जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है 27वां दल, जिन्होंने सबसे पहले जो है इंडिया का झंडा उठाया और न्यू इंडिया कह के संबोधित किया। तो 26 दल जो थे वो तो थे, और शाम को प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी तरीके से इंडिया से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं। तो पहली हार जो है एनडीए की वो यही हो गई कि प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया का झंडा उठा लिया इंडिया के साथ। तो बधाई के पात्र है प्रधानमंत्री, बधाई का पात्र है ये इंडिया भी। दूसरी बात राजीव जी ये है कि हम लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका है, और तमाम लोगों के लिए अच्छा मौका है। चुनाव आयोग में अगर भर्तियां खुली हों पार्टियों को रजिस्टर कराने की, तो पार्टी नई रजिस्टर करा ली जाए और एनडीए में शामिल हो लिया जाए। क्योंकि जो पार्टियां इसमें शामिल हुई हैं, हो जाएंगे। नहीं, मैं भी हो जाऊंगा, कोई नहीं। अरे 2024 के चुनाव से पहले तक तो हो ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? उससे पहले क्या दिक्कत है राजीव जी? 37 में से 25 ऐसे हैं जिनके पास कोई सांसद नहीं है, और उन 37 में से 9 ऐसे हैं जिन्होंने 2019 में अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। तो जैसे 9 हैं 37 में, ऐसे 10 में हम भी शामिल हो सकते हैं, दिक्कत क्या है? कुछ दिनों रोटी पानी ठीक ठाक चलेगा। लेकिन कुल मिला के राजीव जी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के संकट शुरू हो गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हल्के से ले रहे थे कल सुबह तक भी, परसों सुबह तक भी, जो टर्मिनल का जो उद्घाटन कर रहे थे कल सुबह ही जिस उसमें अंदाज में हमला कर रहे थे, शाम को आते आते वो सुर जो थे वो बदले हुए एकदम थे। तो इसका मतलब कि जो इंडिया ने सबसे पहला प्रहार जो था वो कर दिया है, और एंटी इंडिया लोग जो है वो घबराने लगे हैं। तो ये चीज़ जो सामने आ रही है, अब जो देखिए राजीव जी, जो असली समीकरण है वो आप देखिए, समझने की चीज़ ये है कि ठीक है, वो ममता बनर्जी भी साथ में है, अखिलेश यादव भी साथ में है, अरविंद केजरीवाल भी साथ में हैं, अखिलेश यादव भी साथ में हैं, लालू जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, तमाम लोग हैं जिनके जो कई राज्यों में जिनका जनाधार है। अब जो इससे बाहर जो समझे जाते हैं जो राज्य जहाँ से कोई नहीं है, उसमें एक तो आप समझ सकते हैं कि आंध्रा है, तेलंगाना है और उड़ीसा है। 3 जो बड़े राज्य हैं जहां से कोई इसमें नहीं है, इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं। तेलंगाना में बीएसआर और ओवैसी ना इधर है ना उधर है। वहाँ टीडीपी जो है वो एनडीए में है एक तरीके से समझिए, और वाईएसआर जो है वो अलग है, वो इधर भी नहीं है। उड़ीसा में बीजेपी जो है ना इधर है ना उधर है। अब जो असली गणित राजनीति छिपा हुआ है, जो इंडिया की तो बढ़त है ही, लेकिन एनडीए जो खेल करना चाहता है, मुझे लगता है कि वो इन 3 राज्यों में जो है वो कुछ खेल करना चाहता है, लेकिन यहाँ भी उसका खेल जो है वो गड़बड़ा रहा है। आंध्र प्रदेश में लड़ाई जो है, अगर वो टीडीपी साथ चली जाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वह लड़ाई वाईएसआर और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की नहीं होगी, फिर वहाँ लड़ाई वाईएसआर और इंडिया की होगी।
तेलंगाना में भी लड़ाई जो होनी है वो वाईएसआर और इंडिया की होनी है। बीजू जनता दल जहाँ उड़ीसा में है, वहां जो लड़ाई है, जो अभी तक वहां जो थी बीजेपी और भाजपा की होती थी, वहां भी लड़ाई जो है वो बीजेपी और इंडिया की होगी। तो जो सोचा जा रहा था कि एनडीए के साथ ये पीछे से आ सकते हैं लोग, तो वो स्थिति नहीं बनने पाएगी कि ये जो है पिछले दरवाजे से किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ सके। चुनाव के बाद भी वो स्थितियां बन ही नहीं पाएंगी, क्योंकि यहाँ भी इंडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में एक मुसीबत होगी। बाकी तमाम राज्यों में जाहिर सी बात है कि इंडिया के पास ज्यादा ताकत है, इंडिया के पास ज्यादा लोग हैं, उनका मत प्रतिशत ज्यादा है, और सिर्फ जो उनको काम करना था वो यही काम करना है, वो करेंगे उसमें भी, कि उनको अपना मत प्रतिशत का जो अपने मतों का विभाजन है उसको जो है उनको जो है वो रोकना है। और जो आपस के झगड़े हैं सीट बंटवारों के, उनको लेकर के जो उनको जो आम सहमति इसमें बनानी है, मुझे लगता है कि ये बहुत आसान काम अब है। क्योंकि जिस तरीके से जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तरीके से जो संकल्प पत्र आया है अभी, हालांकि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो संकल्प पत्र आया है उसमें जिस तरीके से सहमति है, वो निश्चित तौर पे ये इशारा करती है कि ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ ये गठबंधन जो है, इंडिया जो है वो इस चुनाव में आने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए, जो बड़ी बात हो रही है वो यही हो रही है कि इंडिया जो है वो अपने एजेंडे के साथ सामने आ रहा है और अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। एनडीए जो है वो अपने एजेंडे से पीछे हट रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो उससे पीछे हट रहा है, और उसको अपने मुद्दे जो है उसी तरीके से वापस लेने पड़ रहे हैं जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए को अपने मुद्दे वापस लेने पड़े थे। तो ये जो बड़ा अंतर जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये 2024 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी के लिए और संकट पैदा करने वाला होगा। और ये चीजें हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है वो पश्चिमी विक्षोभ पैदा करें, और जो विधानसभा के चुनाव है 5 राज्यों के, उनके बाद जो एक जबरदस्त तूफान जो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस तूफान से निपटने के लिए क्या इंतजाम करते हैं, एनडीआरएफ कहाँ से आता है, वो एनडीआरएफ जो बचा पाता है भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बचा पाता है, ये असली चीज जो है राज्य इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद देखने की बारी हुई है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब ये विपक्ष जो है मिलजुल करके जब जाएगा इन 5 विधानसभा राज्यों में, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए गहरे संकट होंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दिसंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठने वाले तूफान से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। इंडिया से तो खैर वो क्या निपटेंगे राजीव जी, बात यही है। लेकिन सबसे पहली बात ये कि इस इंडिया संगठन की बैठक जो है वो कल पार्लियामेंट सेशन, जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उस सत्र से पहले कल है। यानी ये संगठन कल बैठक करने वाला है और संसद की रणनीतियों पर एक साथ चर्चा करने वाले हैं लोग। ये खबर है आप तक पहुंचाना चाह रहा था। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सामने चुनाव है, विधानसभा चुनाव, विधानसभा